आज तारीख कितनी 30 हो गई आज। तो कल के लेक्चर में अपना कंप्लीट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया ना। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे लिपिड्स, इसके बाद में अपनी प्रोटीन और बचेगा ना। लिपिड्स देखो पहले समझते हैं होता क्या है लिपिड। देखो दो तरह के होते हैं ना अपने पास मीडियम, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफ्लेक। तो हाइड्रोफ्लेक तो होता है जो अपना वाटर सॉल्वेंट यानी पोलर सॉल्यूशन में ना डिजोल्व होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो लिपिड आपके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से है ना मिलके बने होते हैं। अब हमें ये दोनों को अलग अलग देखना है, यानी फैटी एसिड क्या होता है और ग्लिसरॉल क्या होता है। फैटी एसिड से पहले ना ग्लिसरॉल को देख लेते हैं, ग्लिसरॉल क्या है। तो देखो ग्लिसरॉल क्या है, एक 3 कार्बन का कंपाउंड है और इस पर क्या लगा होता है, तीनों ही कार्बन पर OH लगा होगा, मतलब एक ट्राई हाइड्रोक्सी और प्रोपेन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन और 3 उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये हो जाएगा आपका जैसे CH2OH, ये CHOH और ये CH2OH, इसी का नाम क्या हो गया, ग्लिसरॉल। बहुत आसान है ग्लिसरॉल बनाना। दूसरा क्या है, फैटी एसिड। तो एक तरफ फैटी एसिड को और समझ लेते हैं ना, फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड भी कुछ नहीं है, ये अपना हाइड्रोकार्बन हो गया, मतलब इसमें CH3 CH2 CH2 CH2। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2, और मतलब जैसे आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ पे मान लो आपने 10 लगा दिया, फिर यहाँ पे वापस से CH2, ये एक हाइड्रोकार्बन है। और अगर इसके साथ में आप C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप जोड़ दो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो फैटी एसिड कुछ भी नहीं है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, फैटी एसिड। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोकार्बन यहां से यहां तक। तो इसके साथ में क्या अटैच करना है आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी का नाम क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। तो बहुत आसान है दोनों, ग्लिसरॉल बनाना और फैटी एसिड बनाना। ग्लिसरॉल के लिए 3 कार्बन लेने, तीनों पे OH ग्रुप लगा दो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कंप्लीट कर दो। फैटी एसिड बनाने के लिए एक लॉन्ग चेन वाला हाइड्रोकार्बन लेना है और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का नाम अलग अलग हो जाता है, किस बेसिस पे, कार्बन के नंबर के बेसिस पे। जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर चेंज करते जाओगे फैटी एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। तो जैसे इस बेसिस पे हमने फैटी एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो होते हैं आपके सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपने है ना 8-9 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा उसको तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त, और जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। तो वो अभी बाद में देखते हैं। फैटी एसिड समझ में आया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों को अटैच कर देना है तो क्या बन जाएगा, लिपिड बन जाएगा ना। तो देखो मैंने क्या किया, एक ग्लिसरॉल लिया और एक फैटी एसिड लिया, इसके साथ में दोनों का बॉन्ड बना दिया। तो ये देखो यहां से तो OH निकल गया और यहां से H निकल गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, एस्टर बॉन्ड। और इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा मोनो एसिल ग्लिसरॉल, MAG। कैसे बना था मोनो एसिल ग्लिसरॉल,
एक ग्लिसरॉल लिया अपन ने और उसके साथ में क्या अटैच कर दिया, एक फैटी एसिड अटैच कर दिया, तो क्या नाम हो गया इसका, मोनो एसिल ग्लिसरॉल। अब अगर इसके साथ में आप फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल अटैच कर देते हो तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, डाई एसिल ग्लिसरॉल। जैसे अब देखो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ये तो मॉलिक्यूल था अपना फैटी एसिड वाला, आर का मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, कार्बन का नंबर इसमें डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने एक फैटी एसिड की चेन अटैच कर दी है ना इसके साथ में, और यहाँ पर अभी भी क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है अभी भी OH, तो ये तो हो गया ग्लिसरॉल। ये एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, तो एक फैटी एसिड की चेन अटैच करते हैं तब तो इसका नाम क्या हुआ है, मोनोएसिल ग्लिसरॉल। और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ में, इसके साथ में भी तो अभी चेन अटैच कर सकते हैं फैटी एसिड की। ये जो इतना मैंने लिखा है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये R का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, नंबर उसमें कुछ भी हो सकता है ना। अब मैंने क्या किया, इसके साथ में दूसरी चेन अटैच कर दी, तो यहाँ पे तो था OC डबल बॉन्ड OR1, अभी तक तो इसका नाम क्या है, मोनोएसिल ग्लिसरॉल। अब इसके साथ में अगर हम दूसरी चेन और अटैच कर दें तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, डाई एसिल ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं डाई एसिल ग्लिसरॉल। अगर इसके साथ में तीसरी चेन अटैच कर दें तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, ये R1, ये R2 और ये R3, क्या नाम हो गया इसका, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। तो ये लिपिड तो तीनों ही हैं, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है और ये भी लिपिड है। समझ में आ गया कैसे बना है लिपिड। एक हमने ग्लिसरॉल लिया था और उसके साथ में क्या अटैच कर दिया, फैटी एसिड अटैच कर दिया। एक चेन अटैच करोगे तब तो उसका नाम होता है मोनोएसिल ग्लिसरॉल, 2 अटैच कर दोगे तो उसका नाम हो जाएगा डाई एसिल ग्लिसरॉल, और अगर 3 अटैच कर देते हो नाम हो जाएगा ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। अब देखते हैं फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं ना। फैटी एसिड का टाइप देखेंगे हम बॉन्ड के बेसिस पे ना, उसमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा है या डबल बॉन्ड मिलता है। बॉन्ड के बेसिस पे ना, तो एक तो होते हैं आपके सैचुरेटेड, दूसरे होंगे आपके अनसैचुरेटेड। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा उसको तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड, इसमें मिलेगा ओनली सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा है ना, इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के बेसिस पे ना। तो अपने पास में कुछ फैटी एसिड है जिनके नाम मैं लिख रहा हूं है ना, जैसे लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पामीटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और अरेकिडिक एसिड। ये कार्बन के बेसिस पर ना डिफरेंट है। जैसे इसमें लॉरिक एसिड में कितने कार्बन मिलते हैं, 12 कार्बन, इसमें 14, इसमें 16, इसमें और इसमें। कोई डबल बॉन्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। और जो आपके उधर है अनसैचुरेटेड वाले बुक, उनमें डबल बॉन्ड मिलेगा।
देखो पामीटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, ये देखो ये तो है पामीटिक और वो है पामीटोलिक। फिर ये है ओलिक एसिड, ये है लिनोलेक, ये है लिनोलेनिक और ये अरेकिडिक। ये जो है इसमें आपके कितने कार्बन होंगे, पामीटिक नाम आ गया तो 16 कार्बन होंगे इसमें ना, और डबल बॉन्ड कितने होंगे इसमें, एक। ये आपका कितने कार्बन का है, 18 कार्बन का। डबल बॉन्ड कितने होते हैं इसमें, एक। ये कितने कार्बन का है, कौन सा, सेम नहीं, ये है लिनोलैक और ये है लिनोलेनिक। किधर, नहीं अलग होगा, कौन सा, कौन सा वाला, ये सेम हो गया, इधर होता है अरेकिडोनिक, अरेकिडोनिक। तो ये भी आपका कितने कार्बन का है, 18 कार्बन का, और इसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 2। ये है आपका 18 कार्बन का, डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 3। और ये है आपका 20 कार्बन का और डबल बॉन्ड कितने होंगे, 4। तो ये इधर तो कार्बन का नंबर है और उधर डबल बॉन्ड का नंबर है इसमें। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो सैचुरेशन बढ़ रहा है या अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होने का मतलब ही क्या है, अनसैचुरेशन बढ़ना। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इनमें अनसैचुरेशन बढ़ता जाता है। अब बात आती है कि जैसे आपको कोई भी लिपिड वगैरह दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कैसे पहचानोगे आरती बताओ, डबल बॉन्ड का नंबर देख के। तो क्या आपको ऑयल में डबल बॉन्ड दिखता है, जैसे आपको घी दे दिया जाए घी, तो उसमें डबल बॉन्ड दिखता है, वो तो किताब में दिखता है डबल बॉन्ड। तो ऐसे नॉर्मली आपको व्यवहारिक जैसे लाइफ में दे दिया जाए ना, और आपको पहचानना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो कैसे पहचानोगे, क्योंकि उस टाइम पे डबल बॉन्ड नहीं दिखता। तो पहचानने का एक ही तरीका है, जो भी आपका रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा वो तो होगा अनसैचुरेटेड, और जो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा वो होगा आपका सैचुरेटेड। तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलेंगे, लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये कैसे मिलेंगे, सॉलिड या सेमी सॉलिड। ये तो अपन देख के पहचान सकते हैं ना इनको। दूसरा, ये मेनली जो अनसैचुरेटेड हैं ये अपने को प्लांट से मिलते हैं, और ये जो सैचुरेटेड वाले हैं ये अपने को एनिमल से मिलते हैं। ये तो हो गए प्लांट के प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्लांट जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बनाता, प्लांट सारे के सारे कैसे बनाते हैं, अनसैचुरेटेड बनाते हैं। और एनिमल जो हैं वो मोस्टली तो बनाते हैं सैचुरेटेड, लेकिन कुछ अनसैचुरेटेड भी बना सकते हैं। लेकिन प्लांट ओनली किस टाइप के बनाते हैं, अनसैचुरेटेड टाइप के बनाते हैं। अगर आपको जिसमें एग्जाम्पल देखने हो तो जैसे मैंने लिख दिया मस्टर्ड ऑयल, तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, जैसे सरसों का तेल देखा होगा ना, तो सरसों का तेल आपने जमा हुआ देखा है, नहीं, रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे ऑयल हो गया ना, कोई भी है ना, मूंगफली का ऑयल वगैरह, ये भी कैसा रहता है। और इसमें एग्जांपल देखें जैसे घी, डालडा देखिए आपने, डालडा आप देखिए, डालडा वो बिल्कुल जम जाती है ना सर्दी के दिनों। अब तो आजकल यूज में नहीं लेते, नहीं तो पहले मेहमानों का स्वागत है ना उसी डालडा में बनी हुई पूड़ियों से किया जाता था, आजकल ये बंद हो गई अब तो घी हो गया ना, डालडा हो गया, और जो भी आपका लिक्विड है वो सब इसमें आ जाएगा, और जो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है वो सब इधर आ जाएगा। इस डालडा को हम बोलते हैं वनस्पति घी, इसको क्या बोला जाता है, वनस्पति घी।
तो ये जो है एनिमल से मिलेगा या प्लांट से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। और ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा? सैचुरेटेड होगा। प्लांट तो सैचुरेटेड बनाते ही नहीं, अभी मैंने बताया ना। प्लांट प्लांट कैसे बनाते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? प्लांट तो मैंने बताया ना जितने भी हैं वो अनसैचुरेटेड बनाते हैं। तो ये वनस्पति की किससे मिलेगा? मिलेगा तो प्लांट से ही। होगा कैसा, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड जमा हुआ रहता है ये तो बिल्कुल। तो अब अभी अभी मैंने बताया कि प्लांट प्रोडक्ट कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, लेकिन ये कैसा है, सैचुरेटेड। तो फिर एक बात तो कोई गलत है इनमें से। प्लांट जो है अनसैचुरेटेड बनाते हैं और ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है और ये कैसा है, सैचुरेटेड है, जबकि होना कैसा चाहिए इसको, या फिर ये वनस्पति नाम गलत लग गया इसके आगे, इसको एनिमल की होना चाहिए फिर। प्लांट बनाते हैं अनसैचुरेटेड और ये कैसा है, सैचुरेटेड, और प्लांट का प्रोडक्ट है। तो देखो होता क्या है, जब ये अपने को मिलता है ना प्लांट से, उस टाइम पे अनसैचुरेटेड ही होता है, ऑयली होता है ना उस टाइम पे। फिर अपन इसको फैक्ट्री में लाके कारखाने में इसका करा देते हैं हाइड्रोजनीकरण, तो इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज कर देते हैं, तब जाके ये बन जाता है वनस्पति घी। तो अपने को ओरिजिनल फॉर्म में तो कैसा मिलता है प्लांट से, ये अनसैचुरेटेड ही मिलता है। बाकी इसका जो सैचुरेशन है वो कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है। निकल पैलेडियम प्लेटिनम वो होते हैं ना उत्प्रेरक, उनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करा दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं वहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। अब ये अपनी बॉडी के लिए खतरनाक होता है ना, जम जाता है, मतलब आपको पता है सर्दियों में तो इतना खतरनाक जम जाता है कि आपकी चम्मच टूट जाएगी लेकिन ये नहीं निकलेगा, इतना खतरनाक हो जाता है ना। तो ये आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में आए। तो प्लांट प्रोडक्ट तो कैसे होंगे, मोस्टली अनसैचुरेटेड, और एनिमल प्रोडक्ट कैसे होंगे, सैचुरेटेड होंगे। तो इन दोनों को आप नोट कर लो अभी, है ना, पीछे वाले को और इसको।
फिर यही जो है ना आपके किस में पाए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे ना ये लिपिड। अब इनके कुछ है ना डेरिवेटिव बन जाते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये लिख दिया R1, ये लिख दिया ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये लिख दिया R2। अभी क्या नाम है इसका क्या नाम होना चाहिए इसका भी, डाइएसिल ग्लिसरॉल, दो चेन अटैच हैं। अब ये जो तीसरा वाला है OH, इस पर अपन फैटी एसिड की बजाय कुछ और भी अटैच कर सकते हैं। दो पे तो हमने फैटी एसिड अटैच कर दिया और इस पे कुछ और अटैच कर दें, तो जैसे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड ये होता है आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये हमने अटैच कर दिया इसके साथ में। तो P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पर था है ना एक OH, तो ये यहाँ से OH और ये H रिलीज हो गया, ये एक बॉन्ड बन गया नया। और अब इस एक नया मॉलिक्यूल बन गया ना ये, इसका नाम हो जाता है फॉस्फेटाइडिक एसिड। जब डाई एसिल ग्लिसरॉल के साथ में क्या अटैच कर दोगे, फॉस्फेट अटैच कर दोगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉस्फोटाइडिक एसिड। इसी को हम बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड्स। जब लिपिड के साथ में क्या अटैच हो जाए, फॉस्फेट, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, फॉस्फोलिपिड। तो अब जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं उन सभी का ये पेरेंट मॉलिक्यूल है, मतलब अब इसी के डेरिवेटिव होंगे। अब इसके साथ में कुछ जोड़ते जाओ और नए नए फॉस्फोलिपिड बनते जाएंगे। जैसे कि कुछ मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं जैसे अपने पास में एक इथेनॉल एमीन, क्या नाम है इसका, एथेनॉल एमीन। ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनानी हो इसकी, तो एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं, तो जैसे CH3CH2 दो कार्बन हो गए और इसके ऊपर आपने लगा दिया OH, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल। एमीन बनाना है तो यहाँ पे एक ये लगा दो, इसका नाम क्या हो गया अब, एथेनॉल एमीन। अब इस एथेनॉल एमीन को इसके साथ में लाके जोड़ दो, उस एथेनॉल एमीन को इसके साथ में लाके जोड़ सकते हैं। अभी इसके ऊपर अब चार्ज बताओगे, चार्ज क्या है इसके ऊपर, देखो ये एसिड है, इस एसिड में से ये H तो निकल जाते हैं, तो H निकल जाएगा तो कौन सा चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, माइनस चार्ज। तो इस फॉस्फोटाइडिक एसिड के ऊपर कितना चार्ज मिलेगा आपको, -2। इसके ऊपर मिलेगा आपको -2 चार्ज। तो जिसके ऊपर भी प्लस या माइनस का साइन होता है वो मॉलिक्यूल हो जाता है हाइड्रोफिलिक। किसी के ऊपर भी अगर चार्ज होगा तो कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक वाटर में सॉल्युबल होता है और हाइड्रोफोबिक लिपिड में सॉल्युबल होता है। तो देखो अब इसके पास में दोनों ही ग्रुप हैं, ये ऊपर की तो कैसे हैं दोनों, हाइड्रोफोबिक, और ये कैसा हो गया अब, हाइड्रोफिलिक। अब इसके ऊपर आप कुछ भी अटैच कर सकते हो ना अपनी मर्जी से, जैसे मैंने क्या अटैच कर दिया, एथेनॉल एमीन अटैच कर दिया। तो देखो ये अपने को कैसा दिखेगा एथेनॉल एमीन अटैच करने पर, ये तो OC डबल बॉन्ड OR1, ये हो गया OC डबल बॉन्ड OR2, और इसके साथ में क्या अटैच कर दिया था, फॉस्फेट। इसके साथ में अटैच हो जाएगा वो, तो ये इसका OH और इसका ये है ना, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो H2 रिलीज हो जाएगा, ये OH और यहाँ भी OH था ना, तो H2 रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या जुड़ जाएगा, CH2CH3, और ये क्या बचेगा, NH3+। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा एथेनॉल फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल
एमीन। क्या नाम हो गया इसका? फॉस्फेटाइडिल, और आगे क्या जोड़ दिया है? एथेनॉल एमीन। तो पूरा नाम हो गया फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल एमीन। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ओवरऑल कितना चार्ज हो गया? 0 हो गया। तो फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल एमीन के ऊपर 0 चार्ज मिलेगा, और फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर कितना मिलेगा? -2। एक तो ये खत्म हो गया, बॉन्ड बना लिया इसलिए, और दूसरा उधर प्लस चार्ज है इसलिए खत्म हो गया। तो एज ये ज्वेटर आयन की तरह काम करेगा ना, प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, तो एज ये ज्वेटर आयन की तरह काम कर सकता है। अब आपको ध्यान हो तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना कि लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं आरती पता है? उसमें हम लिखते हैं कि ये तो होता है हेड, और ये टेल। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाने के पीछे रीजन ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है ये फॉस्फोलिपिड जो आपको दिख रहा है। इसमें ये वाला जो रीजन है इतना, ये यहां से लेके यहां तक, ये तो क्या हो गया? हेड। और ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया? टेल। ये 2 टेल होंगी ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों तो टेल हो गई। टेल का मतलब क्या है? फैटी एसिड की 2 चेन है। और हेड का मतलब क्या है? उसमें एक तो फॉस्फेट मिलेगा और कोई भी एक मॉलिक्यूल मिलेगा, जैसे कि एथेनॉल एमीन मिल सकता है। तो ये तो हो गया हेड। तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा? हेड तो होगा हाइड्रोफिलिक, क्योंकि देखो इसके ऊपर चार्ज है। तो ये तो कैसा हो जाता है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये कैसा हो जाएगा? ये हाइड्रोफोबिक है, इसमें फैटी एसिड की 2 चेन है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोफोबिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मोस्टली लिपिड मिलते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें हेड तो होता है हाइड्रोफिलिक और टेल वाला पोर्शन होता है हाइड्रोफोबिक। और एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्शन मिलते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं एम्फीपैथिक। नाम सुना है एम्फीपैथिक? इधर लिख देता हूं मैं ना। एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक, दोनों एक ही मॉलिक्यूल पे मिले हैं। तो ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, हेड वाला रीजन हाइड्रोफिलिक है और टेल वाला रीजन हाइड्रोफोबिक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाले लिपिड कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। देखो ज्वेटर आयन का मतलब तो होता है जिस पर एक ही स्ट्रक्चर पर प्लस चार्ज भी मिले और माइनस चार्ज भी मिले, उसको तो बोल देते हैं हम ज्वेटर आयन। और एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हाइड्रोफोबिक मिले और हाइड्रोफिलिक मिले तो उसको बोल देते हैं हम एम्फीपैथिक। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर अगर एसिड भी मिले और बेस भी मिले तो उसको बोल देते हैं हम एम्फोटेरिक। एक ही मॉलिक्यूल अगर 2 अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, जैसे टेरेस्ट्रियल पे भी और वाटर में भी, तो उसको हम बोल देते हैं एम्फीबिया। मतलब जो एम्फी वर्ड है वो 2 के कैरेक्टर को एक में ही समाहित करता है ना। तो जैसे यहाँ पे भी ये एम्फी वर्ड आ रहा है, एम्फी का मतलब इसमें हाइड्रोफोबिक के कैरेक्टर भी मिलेंगे और हाइड्रोफिलिक के कैरेक्टर भी मिलेंगे। ऐसी एम्फोटेरिक आ जाएगा तो उसमें एसिड भी मिलेगा एक ही स्ट्रक्चर पे और बेस भी मिलेगा। ऐसी एम्फीबिया आ जाएगा तो वाटर में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकता है। समझ में आ गई बात? तो इसको आप है ना नोट कर लो। अब इसको हम, ये जो फॉस्फोटाइडल एथेनॉल एमीन है इसी को हम बोल देते हैं सिफेलिन। क्या नाम है इसका? सिफेलिन। सिफेलिन जो वर्ड है वो सर के लिए आता है ना, सिफेलो वर्ड। सिफेलो कोर्डेटा पढ़ा है आपने?
चलो अभी एनिमल किंगडम चल रहा है, उसमें पढ़ोगे ही।
तो देखो जब हम इसके साथ में एथिनॉल अमीन अटैच कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है सिफेलिन। अब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच कर सकते हैं ना इसके साथ में, जैसे फॉस्फेटाइडिक एसिड प्लस आपने अटैच कर दिया कोलिन। ये नाम सुना है कोलिन का? तो ये बन जाता है क्या, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। ये बन गया आपका फॉस्फेटाइडिल कोलिन। और इस फॉस्फेटाइडिल कोलिन को ही हम बोल देते हैं क्या, लेसिथिन। कोलिन में कुछ नहीं होता, अभी जैसे आपने ये देखा था एथिनोलैमिन, तो पहले एथिनोलैमिन बना लेते हैं। CH2CH2OH, ये तो क्या हो गया, एथिनोलैमिन हो गया। अब यहां पे जो आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, इन तीनों हाइड्रोजन को हटा दो। तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया और उनकी जगह पे क्या लगा दो, CH3 लगा दो। तो इसी का नाम क्या हो जाता है, कोलिन। तो जब फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ में क्या अटैच कर दोगे, कोलिन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। और उसी को क्या नाम देते हैं, लेसिथिन। अब आपसे पूछे कि लेसिथिन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या बताओगे, मिलेगा, एक फॉस्फोलिपिड है ये भी। अब लेसिथिन नाम देख के ऐसा मत सोचना कि ये कोई प्रोटीन होगी, ये क्या है, एक लिपिड है, और वो भी फॉस्फोलिपिड है। और आप जैसे इसके साथ में कोई अमाइनो एसिड भी अटैच कर सकते हो, जैसे फॉस्फेटाइडिक एसिड प्लस आपने एक अमाइनो एसिड अटैच कर दिया जैसे सेरीन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉस्फेटाइडिल सेरीन। तो कोई अमाइनो एसिड भी अटैच कर सकते हो, ये भी एक फॉस्फोलिपिड है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉस्फोलिपिड बना सकते हो। और फॉस्फोलिपिड का जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है वो होता है आपका फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब आपको समझ में आ गया लिपिड में जो अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें एक तो होता है हेड वाला पोर्शन, एक होता है टेल वाला पोर्शन। ये वर्ड समझ आया था आपको, इसका मतलब समझ में आ गया। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब जब एक ही स्ट्रक्चर पे एसिड भी मिले और बेस भी मिले। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है जिसपे एसिड भी मिलता हो और बेस भी मिलता हो, कोई मॉलिक्यूल याद है आपको एम्फोटेरिक नेचर का होता हो जो? तो देखो जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं ना, अमाइनो एसिड, उनके ऊपर देखो ऐसी स्ट्रक्चर होती है अमाइनो एसिड की, NH2CCOOH, यहाँ पे होता है H और ये होता है R ग्रुप। तो ये तो होता है बेसिक ग्रुप और ये होता है एसिडिक ग्रुप। तो अमाइनो एसिड में एसिड भी मिलता है और बेस भी मिलता है, इसलिए जो अमाइनो एसिड हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मिलते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। और जिस पर पॉजिटिव आयन भी मिले नेगेटिव आयन भी मिले लेकिन ओवरऑल चार्ज जीरो हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्वेटर आयन। ठीक है, तो लेसिथिन समझ में आया, बना लेसिथिन को। कोई दिक्कत है इसमें आरती, लेसिथिन में एल्थिनोलैमिन से बन जाता है कोलिन।
देखो समझ में आने के लिए आपको पहले पिछली वाली स्लाइड देखनी पड़ेगी। ये तो था अपना फॉस्फोटाइडिक एसिड जिसमें ग्लिसरॉल था, इसके साथ में 2 चेन अटैच कर दी और एक फॉस्फेट, इसका नाम हमने दिया फॉस्फोटाइडिक एसिड। 2 चेन तो फैटी एसिड की और एक फॉस्फेट है। पेरेंट मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड के लिए। इसके ऊपर अगर चार्ज की बात करें तो कितना होगा, -2। फिर हमने क्या किया, अब इस फॉस्फेट के साथ में कुछ अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल अटैच करते हैं। जैसे हमने अटैच किया क्या, एथेनॉल एमीन। ये एथेनॉल एमीन की स्ट्रक्चर है। जैसे बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट करनी हो तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना। अब हमने क्या किया, इस OH को इधर लाके जोड़ दिया तो वाटर का मॉलिक्यूल तो रिलीज हो गया और इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा फॉस्फेटाइडल एथेनॉल एमीन। और दूसरा नाम क्या है इसी का, सिफेलिन। चार्ज की बात करें तो माइनस और प्लस, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तो होता है अपना हेड वाला पार्ट, और ये 2 स्ट्रक्चर है, ये क्या है, 2 टेल हैं। ये किससे बनी होंगी, फैटी एसिड से। तो ये तो होंगी कैसी, हाइड्रोफोबिक। और अपना हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। तो ये तो एक डेरिवेटिव बनाया है। दूसरा और डेरिवेटिव बनाने के लिए, जैसे इसके साथ में कोलिन अटैच कर दो। कोलिन बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो आपको एथेनॉल एमीन दिख रहा है इसमें से तीनों हाइड्रोजन को मैथिल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, कोलिन नाम हो जाएगा इसका। और जब कोलिन को आप इसके साथ में अटैच कर दोगे तो उसको बोल देंगे हम फॉस्फोटाइडल कोलिन। और दूसरा नाम क्या हो जाता है उसी का, लेसिथिन। ऐसी एक अमाइनो एसिड होता है सेरीन, उसको भी आप अटैच कर सकते हो इसके साथ में। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकते हो ना इसके डेरिवेटिव। और ये सारे के सारे मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें मिल जाते हैं अपने को। तो ये हो गए आपके फॉस्फोलिपिड्स। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल, ये नाम सुना है आपने, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन भी है ना, एक लिपिड है। तो इसमें स्फिंगोमाइलिन में क्या होता है, 18 कार्बन का एक अमीनो एल्कोहल होता है। ये कितने कार्बन होंगे इसमें, 18 कार्बन होंगे। और इसमें अमीनो ग्रुप भी मिलेगा और एल्कोहल ग्रुप भी मिलेगा। तो देखो 18 कार्बन बनाने के लिए क्या करना है अपने को, CH3 CH2 और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 12 कार्बन। 12 और 1 13 हो गए। CH कितने हो गए टोटल, देखना एक बार, 18 हो गए क्या, 12 1 13 14 15 16 17 18 हो गए ना। ऐसे इसमें 18 कार्बन होते हैं। और ये वाला जो कार्बन होता है इस पर मिलता है आपका NH2 ग्रुप। तो ये तो हो गया अमीनो। और क्या मिलना चाहिए उसमें, एल्कोहल। तो 2 मिलते हैं इसमें एल्कोहल। इस तरीके से है ना होता है ये। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा होता है ना। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम बोलते हैं स्फिंगो शीन। क्या नाम है इसका, स्फिंगोशीन नाम है। अगर मैं इसके सामने एक फैटी एसिड की चेन और अटैच कर दूं, मतलब जैसे ये वाला जो NH2 है ना, इससे हम क्या अटैच कर सकते हैं, एक फैटी एसिड की चेन अटैच कर सकते हैं। तो देखो CH3 CH2 कितने हैं यहाँ पे, 12। CH डबल बॉन्ड CH इस पे तो NH2 ग्रुप अटैच है ना, और इस पर एल्कोहल और इस पर भी एल्कोहल। अब हमने क्या किया, इस NH2 ग्रुप के साथ में एक फैटी एसिड की चेन अटैच कर दी। अभी इसी का नाम हो जाता है
सेरेमाइड। जब इसके साथ में क्या अटैच कर दोगे आप, फैटी एसिड की चेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सेरेमाइड। अब ये जो आपको OH दिख रहा है ना, इस OH के साथ में जैसे अभी हमने फॉस्फोलिपिड के साथ में अटैच किया था ना अलग अलग ग्रुप, ऐसे ही आप यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप अटैच कर सकते हो, तो इसके नाम अलग अलग होते जाएंगे। अब जैसे इसके साथ में आपने अटैच कर दिया सेरेमाइड के साथ में कोई मोनोसैकेराइड अटैच कर दिया, तो सेरेमाइड प्लस मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बना लेते हैं, सेरेब्रोसाइड। आपने सेरेमाइड के साथ में अटैच कर दिया ओलिगोसैकेराइड, तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं ग्लोबोसाइड। अगर आपने अटैच कर दिया सेरेमाइड के साथ में क्या, कोई कॉम्प्लेक्स सैकेराइड, तो ये बना लेते हैं गैंग्लियोसाइड। ये नाम तो सुना होगा गैंग्लियोसाइड। तो इस तरीके से इसके डेरिवेटिव हैं। तो इसमें स्पिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल होता है, मतलब स्पिंगोमाइलिन नहीं, स्पिंगोसिन होता है, सॉरी ना, स्पिंगोमाइलिन अभी बनाया नहीं, अभी बनाते हैं ना स्पिंगोमाइलिन क्या होता है। अभी कोलिन देखा था आपने, कोलिन, अगर इसके साथ में आप कोलिन अटैच कर दो, फॉस्फोकोलिन, ये रहा कोलिन पीछे, यहां पे नहीं है, कोलिन कहां गया, ये बना हुआ है ना कोलिन। अगर आप उसके साथ में कोलिन अटैच कर देते हो ना सेरेमाइड के साथ में, तो उसी का नाम हो जाता है स्पिंगोमाइलिन। तो इस कहाँ पे अटैच करें, अब जगह तो बची नहीं, उधर बना लेते हैं ना एक और डायग्राम। देखो क्या थी स्ट्रक्चर उसकी, CH3CH2, कितने कार्बन है, 12, CH डबल बॉन्ड, CH 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 और CH, यहाँ पे था NH और इसके साथ में फैटी एसिड की चेन, यहाँ पे क्या था OH और यहाँ पे OH था। अभी तक तो इसका नाम क्या है, श्रेमाइड है। और इसके साथ में अगर फॉस्फोकोलिन अटैच कर दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, CH3 और CH3, क्या नाम हो गया इसका अब, स्पिंगोमाइलिन। ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे याद नहीं रखनी, केवल एक एक जो कोलिन है ना, इसको याद रख लेना अच्छे से बस, है ना। कोलिन को मिला के लेसिथिन भी बना सकते हैं, और इसी को मिला के हम क्या बना सकते हैं, स्पिंगोमाइलिन बना सकते हैं। तो इसमें आपको एक तो कोलिन की स्ट्रक्चर याद रखनी है, और दूसरी ये जो आपको स्पिंगोसिन बनाया ना, स्ट्रक्चर याद रहे नहीं रहे, केवल ये याद रख लेना, ये पूछा जाएगा बस। क्या होता है ये, 18 कार्बन का अमीनो एल्कोहल होता है, बस ये आपको याद रखना है। बाकी इसके डेरिवेटिव क्या क्या बन सकते हैं, अगर इसके साथ में एक सैकेराइड मिलाते हो तब तो बनता है सेरेब्रोसाइड, अगर ओलिगोसैकेराइड मिलाते हो तो बन जाता है ग्लोबोसाइड, और अगर कॉम्प्लेक्स सैकेराइड मिला देते हो तब बन जाता है गैंग्लियोसाइड। कॉम्प्लेक्स सैकेराइड में आप अटैच कर सकते हो इसके साथ में, जैसे कि ये नाम सुना हुआ आपने सियालिक एसिड, ये अटैच कर सकते हो आप इसके साथ में।
तो इसमें जो आरती सेरेमाइड है ये पेरेंट मॉलिक्यूल है, इसके साथ में आप अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच करते जाओ, अलग अलग नाम होते जाएंगे उसके। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पिंगोमाइलिन ये भी मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बना लिया आरती। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे लिख लो सेरेमाइड प्लस फॉस्फोकोलिन बराबर क्या बन जाएगा, स्पिंगोमाइलिन। स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपके में, ये लिख लो सेरेमाइड प्लस फॉस्फोकोलिन बराबर स्पिंगोमाइलिन। तो स्पिंगोमाइलिन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। और आपने अगर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो उसमें माइलिन शीथ पढ़ा है, वो उसी से बना होता है माइलिन शीथ, स्पिंगोमाइलिन से। ऐसे ही आपका आता है बैक्स, ये जो आप मोम होता है ना, बैक्स भी है ना, दोनों ही बनाते हैं, एनिमल भी बनाते हैं और प्लांट भी बनाते हैं। जैसे एनिमल में आपका बी बैक्स मधुमक्खी बनाती है ना, छत्ता बनता है जो मधुमक्खी का, वो बैक्स ही बना होता है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, एक तो होगा फैटी एसिड, दूसरा होगा आपका कोई एल्कोहल, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बैक्स बना लेते हैं। एनिमल बैक्स में आपके जैसे श्रूमन भी होता है जो कान में बनता है ना, ये भी होता है, ये भी एक एनिमल वाला ही है। तो फैटी एसिड के लिए क्या करना है आपको, जैसे ये तो कोई फैटी एसिड वाली चेन थी, यहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो फैटी एसिड हो गया। और इधर से कोई आप एल्कोहल ले लो, तो ये तो एल्कोहल कंटेनिंग होगा, ये फैटी एसिड वाला हो गया। फैटी एसिड में जैसे मान लो आपने ले लिया पामीटिक एसिड, कितने कार्बन होंगे इसमें, 16 कार्बन होंगे पामीटिक में, अभी अभी बताया था आपको। उधर ले लिया आपने कोई 30 कार्बन का कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं ट्राया कॉन्टेनॉल। 30 कार्बन के लिए वर्ड आता है ये, है ना, ट्राया कॉन्टेन। कितने कार्बन होंगे इसमें, 30 कार्बन। बस इन दोनों को अटैच कर दो, यहां से OH निकाल दो और यहां से H निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपका, बैक्स बन जाएगा। ये एक एस्टर बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, तो C डबल बॉन्ड O और O, फिर वापस से ये कौन सा बॉन्ड बन गया, एस्टर बॉन्ड, और इसी का नाम क्या हो गया, बैक्स हो गया इसी का नाम। तो फैटी एसिड और एल्कोहल दोनों को मिला के क्या बन जाता है, बैक्स बन जाता है। ये तो होता है एनिमल वाला। ऐसे ही प्लांट भी बनाते हैं,
प्लांट वैक्स जो होता है उसमें मोस्ट नाम आता है आपका कार्नोवा। प्लांट के वैक्स का नाम क्या है? कार्नोवा। एक ब्राजील में प्लांट मिलता है, ये उससे मिलता है कॉपरनीशिया प्रूनिफेरा, ये प्लांट का नाम है ना, इस प्लांट से मिलता है ये कार्नोवा वैक्स, कॉपरनीशिया प्रूनिफेरा। ये भी बनता ऐसे ही है, बस यहाँ पे पामिटिक एसिड की जगह पे कोई और आ जाएगा बस। तो इस तरीके से आपका वैक्स बन जाएगा। बना लो है ना वैक्स। बना लिया। तो प्लांट के वैक्स का नाम है कार्नोवा। किससे मिलता है ये? कॉपरनीशिया प्रूनिफेरा प्लांट से मिलता है। और अपने में मिलता है एनिमल में, स्रूमेन है ना, कान में, सीबम और स्रूमेन है ना, दो होते हैं। और ये बी वैक्स की स्ट्रक्चर है। 16 कार्बन का तो फैटी एसिड होता है और 30 कार्बन का एल्कोहल वाला होता है। दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है और वैक्स बन जाता है। ऐसे ही आपके होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो होते हैं इनमें कोई ऐसे ओपन चैन वगैरह तो नहीं होती फैटी एसिड की तरह, लेकिन फिर भी ये कैसे होते हैं? लिपिड नेचर के होते हैं, मतलब इनमें कोई फैटी एसिड नहीं मिलता। इनमें 4 रिंग वाले, मतलब 4 रिंग वाले कंपाउंड बोलते हैं इनको। जैसे इनकी अगर स्ट्रक्चर वगैरह की बात करें, कितने कार्बन का है ये?
6 कार्बन का है ना। ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। एक दो तीन चार और ये 5। पांच कार्बन हो गए इसमें। इस तरीके से मतलब इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप, यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप और यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप। 4 रिंग हो गई। 1 2 3 4 रिंग होती है इसमें ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इस तरीके से होगी। और यहाँ पर लगा होता है इसमें OH ग्रुप। अब OH ग्रुप के बेसिस मतलब इसमें 2 ग्रुप मिल सकते हैं, या तो मिल सकता है OH ग्रुप या मिल सकता है कीटोन ग्रुप। तो जब इसमें कीटोन ग्रुप मिलता है तब तो हो जाते हैं ये स्टीरॉन, और जब इसमें OH ग्रुप मिलेगा तब हो जाएगा ये स्टीरॉल। तो ये आगे इसी के डेरिवेटिव है ना, और इस मॉलिक्यूल का नाम है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो है पेरेंटल मॉलिक्यूल है स्टीरॉइड्स का। जितने भी स्टीरॉइड्स हैं वो सब किससे बनेंगे? कोलेस्टेरॉल से बनेंगे। इसको बायोमॉलिक्यूल में ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेकोरेटिव मॉलिक्यूल है। सबसे सुंदर संरचना किसकी होती है? इसी कोलेस्ट्रॉल की होती है। तो ये मोस्ट डेकोरेटिव मॉलिक्यूल है, और जितने भी स्टीरॉयड होंगे वो सब किसके डेरिवेटिव होंगे? कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होंगे। अब इस कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकते हो। जैसे जितने भी मोस्टली सेक्स हार्मोन है वो सब किससे बने होंगे? कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे। अब जो कोलेस्टेरॉल जो है वो स्टीरॉल है या स्टीरॉन है? कोलेस्टेरॉल स्टीरॉल में आएगा ना। अब इसमें आप अलग अलग ग्रुप चेंज करते जाओ बस, तो उसके नाम अलग अलग होते जाएंगे। जैसे बहुत सारे नाम है अपने पास में, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिको स्टीरॉन। ये नाम सुना क्या आपने? एक डाइसॉन, नहीं सुना? टेस्टोस्टेरोन, डायोस्जेनिन, और भी जिनके पीछे ऑन या ऑल वर्ड आ रहा है वो सब इसके क्या होंगे? डेरिवेटिव होंगे। ये एक डाइसोन का नाम नहीं सुना? कभी भी नहीं सुना? सुना तो होना चाहिए वैसे। कहां पर होता है प्रियंका एक डाइसन? कहां पढ़ा? डेब बायो में? हाँ, दोनों में आता है वो, एनिमल फिजियो में भी उसमें भी। एक डाइसोन ये अब मिलता है आपका इंसेक्ट में। ये एक मॉल्टिंग हार्मोन है, मतलब जो लार्वा अवस्था चेंज होती है ना दूसरी फेज में,
परिपक्व होने का काम आता है ना एक डाइसोन। और डायोस्जेनिन ये एक प्लांट है, डायोस्पोरिया, इससे मिलता है। इसको हम यूज में लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, जो गर्भ निरोधक गोलियां आती है ना, टैबलेट्स, उनमें यूज में लिया जाता है इसको, डायोस्जेनिन को। तो ये सब किसके डेरिवेटिव हैं? स्टीरॉइड्स के डेरिवेटिव हैं। नाम आ जाए जैसे एंड्रोस्टिरोन, वो भी इसी में आ जाएगा।
बना लिए। तो इसमें है ना डायोस्जेनिन जो है प्लांट प्रोडक्ट है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में है ना काम में लिया जाता है। और बाकी एक डायसोन ये इंसेक्ट में मिलता है, एक मोल्टिंग हार्मोन है। एक और लिख लेना इसमें आप, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये बनते हैं आपके आई कोसिनोइड से। और ये आई कोसिनोइड्स भी किससे बनते हैं, जो अभी आपको बताया था ना, अरेकिडोनिक एसिड। कितने कार्बन होते हैं आरती इसमें अरेकिडोनिक एसिड में? अभी बताया ना 20 कार्बन वाला, 4 डबल बॉन्ड होंगे इसमें। तो अरेकिडोनिक एसिड से बनता है आई कोसिनोइड्स, और इससे क्या बनता है बाद में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये अपनी बॉडी में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पेन, इन्फ्लेमेशन है ना, सूजन वगैरह आ जाती है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और स्पर्म के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा के जाते हैं ये। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। इन सब में किसका रोल है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। तो कभी आपको पेन वगैरह होता है ना, तो आप उसके लिए पेन रिलीफ लेते हो, जैसे टैबलेट आती है ना, आइबुप्रोफेन टैबलेट है ये। तो ये क्या करती है, ये इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे तो पेन और इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होगा। तो ये बना लो आप, बाकी पढ़ेंगे कल।